जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बनते हैं। एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी बहुत सारे मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, सब साथी हैं, वो लोग लगातार ये क्वेश्चंस करते रहते हैं और कुछ सवाल कॉमन है, जैसे भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बनते हैं और ये वैकेंसी कब आएगी और इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे डाउट था, तो मैं इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आज भी कुछ चीज़ें चेंजेस हुआ है तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो भी जान जाएंगे, और जो लोग इस फील्ड में नहीं है और वो हमारा अगर वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि जो ट्रेन में आप बैठते हैं वो ट्रेन का ड्राइवर कैसा बनता है। और इस वीडियो में पूरी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आइए, मैंने एक बोर्ड लिया है, इस बोर्ड पे कुछ बातें मैंने लिख रखा है कि कैसे बनते हैं। चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जिसको आप भूलना नहीं, और इसको देख लेंगे। मैंने आपकी पहले अभी जो है अपनी तरफ कम और मैंने इस बोर्ड पे कैमरा ज़्यादा फोकस किया हुआ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें दिख सके। तो अभी हम शुरू करेंगे कि कैसे बनते हैं। तो भारतीय रेलवे में लोको पायलट पहले आप डिसाइड कर लें कि हमें बनना है कि अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि आपको अगर उस पर इंटरेस्ट है तो भी आप बने, वरना बनने के बाद फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आपको बोरिंग लगेगा। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि लोको पायलट बनने के फ़ायदे और नुकसान। वो वीडियो शायद मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए ड्रीम जॉब है या नहीं है। तो हम ये जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे में, हमारे इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा आप 10वीं पास होने चाहिए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर मैं 10वीं हूँ, 12वीं पास किया हूँ और ग्रेजुएट भी हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो एक्चुअली तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th ही सफिशिएंट है, तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको फिर 12th करने की ज़रूरत होगी। 12th करने के बाद फिर आप बीटेक कर सकते हैं, जो कि आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग भी एलिजिबल है इस असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी सोच जो है, उन सोच को मैं तोड़ना चाहता हूं कि जब मैं रेलवे में आया था, रेलवे में नहीं आया था, तो उस पहले मैं सोचता था कि ये जो रेलवे के जॉब है वो सबको नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ जान पहचान वालों को या जो लोग घूस देता है सिर्फ उसका ही होता है। लेकिन ये सब बातें झूठी है। और भी चीज़ें मैंने सुन रखा है कि ये सब चीज़ें जो, जैसे मसलन जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये जॉब हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमें उस मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो वो बकवास चीज़ें हैं। वो सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें करते हैं। वो कम कायर है, उनमें कंपटीशन करने की क्षमता नहीं है, तो आप इस कान से दूसरे कान से निकाल दें। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अरे हमें तो आरक्षण मिला हुआ है, हम तो बड़े आसानी से पास कर लेंगे। तो आप भूल जाइए, वो ज़माना गया जहाँ पे 0 पर सिलेक्शन होता था। अभी एक कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ 2, 4, 10 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो और एक और भ्रांति यह है कि जब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ पे भी लोग ये सोचते हैं कि ये जॉब है ना सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मिलता है। तो ये भी एक भ्रांति है, ये एक मिथ है, इसको भी झूठा, इसके कोई सच्चाई नहीं है।
जब मैं रेलवे में था तो ये सब बातें सोचता था, लेकिन रेलवे में आने के बाद ये सब बातें दिमाग से निकल गई, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है तो आप यहाँ पे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो ये चलिए जानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके साथ में आप ITI पास होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ITI पास होने चाहिए तो कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, उस ट्रेड का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। वो ये ट्रेड है आर्मेचर एंड कोल वाइंडर। पहला है आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, दूसरा है इलेक्ट्रीशियन, तीसरा फीटर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पांचवा हीट इंजन, छठा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सातवां मशीनिस्ट, आठवां मैकेनिक डीजल, नौवां मैकेनिक मोटर व्हीकल, 10वां मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, 11वां मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, 12वां रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक, 13वां ट्रैक्टर मैकेनिक, 14वां ट्रैक्टर टर्नर और 15वां है वायरमैन। ये ट्रेड से ITI किए होने चाहिए। और आप ये ध्यान रखें कि जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से आप ITI किए हुए हैं वो NCBT या SCBT से मान्यता प्राप्त होने चाहिए, या फिर रेलवे भी कुछ अप्रेंटिस कराती है। तो जब आपका ये 15 ट्रेड में से अप्रेंटिस है तो फिर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ITI। अब आते हैं कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके ब्रांच है ये 4: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये डिप्लोमा वाले हैं। और या BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके ट्रेड है वही है सेम जो डिप्लोमा के हैं। इनके ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब आप BTech करते हैं तो यहाँ पे BTech MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उनका ब्रांच होता है, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब से ये BTech और डिप्लोमा वाले आने लगे हैं तो ITI वालों की जो है आने की चांसेस बहुत कम हो गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो लोग ITI किए हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने कि वो लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन में BTech और डिप्लोमा वाले 90% आए हैं। अभी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 2000 BTech और डिप्लोमा वाले 90% है। शायद ये 10% सिर्फ जो है ITI वाले हैं, बाकी सब डिप्लोमा और BTech वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ें आपका डिप्लोमा, और ये आपका हो गया ITI। ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है तो फिर आप एलिजिबल है। दूसरा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज है 18 से 28 साल, इतना आपका एज है। ये मीन्स 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, और OBC अगर आप हैं तो 3 साल के छूट है, और PWD यानी कि विकलांग है तो 10 साल की छूट है। रेलवे का कोई बंदा जो अभी रेलवे में काम कर रहा है बट असिस्टेंट लोको पायलट नहीं है, मान लीजिए शेड वगैरह में है, तो शेड वालों के लिए भी चांस रहता है, तो वो थ्रू रेलवे के थ्रू आते हैं, तो वो 40 इयर्स है। और रेलवे का जो अप्रेंटिस किया हुआ बंदा इन ट्रेड में से है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 35 इयर्स है। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन, ये हो गया एज। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में मीन्स आँख मेन है, आँख मेन है, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं। तो अगर A1 है या नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि मेरा A1 मेडिकल है कि नहीं। मैं मेडिकल पर भी, A1 मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा और अपने चैनल पर डालूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी एज हो गई, ये हो गया क्वालिफिकेशंस। अगर आप इतना फुलफिल कर पाते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई
सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले था जब 2014 से पहले जब वो ऑनलाइन नहीं था तो हम लोगों ने रेलवे के फॉर्म भरते थे और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उस रेलवे भर्ती बोर्ड को, जहाँ का रेलवे भर्ती बोर्ड अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, अभी तो सेंट्रलाइज कर दिया है, पूरे इंडियन रेलवे में एक ही डेट में एग्ज़ाम होगा। पहले हर संडे को कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई, तो कभी रेलवे भर्ती बोर्ड पटना, तो कभी रांची, तो कभी इलाहाबाद, इस टाइप का एग्ज़ाम होता था। अभी सेंट्रलाइज कर दिया है तो कोई आपको एक आरआरबी सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और इसमें से और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पास होने चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं होने चाहिए। जैसे मैं अपीयरिंग था, डिप्लोमा 3rd ईयर, मेरे रिजल्ट नहीं आए थे, तभी मैंने रेलवे का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी भोपाल से पास कर दिया था। बाद में मेरा रिजल्ट डिप्लोमा का आया था, तो हालांकि मैं पास हूँ तो मेरा हो गया। अगर मान लीजिए डिप्लोमा में फेल हो जाता था तो मेरी रेलवे में नौकरी नहीं लगती थी। तो उस समय अपीयरिंग था, अभी ये अपीयरिंग का सिस्टम नहीं है, आपको पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसमें पास के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और कैसे फॉर्म भरना है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको 2 तरीका है देखने की कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये वैकेंसी, तो ये आप डाल सकते हैं, जैसे आरआरबी मुंबई डाल दो, और आरआरबी मुंबई की पहली वेबसाइट है और उस पर से आप देख सकते हैं, उस पर वैकेंसी आती रहती है। एटलीस्ट आप महीने में एक बार तो अवश्य चेक कर लो, क्योंकि जब वैकेंसी आती है डेट ऑफ पब्लिकेशन से लगभग 1 महीने तक वो खुला रहता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और क्लोजिंग डेट उसका 1 महीने के बाद होता है। तो आप एटलीस्ट 1 महीने में कम से कम रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई या आप जहाँ भी रहते हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड हमारे वाला पास कौन सा है, तो गूगल में आप जाइए, डालिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी लिस्ट है, बोर्ड लिस्ट है, तो आपके घर के पास वाला जो आ जाएगा, आप वहां पे जाकर के जिससे आप सिलेक्ट किए हैं वहां पे आप उस आरआरबी को करके देख सकते हैं कि उस वैकेंसी है कि नहीं। दूसरा एक और है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती रहती है। ये न्यूज़ 10 से 20 रुपए का एक मिलता है, आप उसको मंथली लगवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। वो उसमें भी वैकेंसी आती है और ये दोनों चीज़ें रियल है। बाकी सारी चीज़ें जो बताते हैं लोग वो फ्रॉड है, उस पर आप विश्वास न करें। कोई भी चीज़ें, यही दोनों हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी आती है, और वो वैकेंसी जब आएगी तो 1 महीना रहेगा। जैसे आप आज 18 सितंबर है, तो लगभग 19 अक्टूबर तक उसको लास्ट डेट रहेगा, तो उस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं कि आप किसी साइबर कैफे में जाओ, जो एक्सपर्ट बंदा है उससे आप फॉर्म अच्छे से फिलअप करवा लो। फॉर्म फिलअप करवाते समय गलती मत करो। मेन है कि आप कम से कम एक आरआरबी सेलेक्ट करें और सिर्फ एक ही सिंगल एप्लीकेशन दें। दो एप्लीकेशन देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो ये है तरीका फॉर्म भरने। फॉर्म भरते समय आपको फीस लगेगा, तो अनरिजर्व के लिए 500 रुपये है और 250 रुपये उनके लिए है जो SC ST है, एक सर्विसमैन है और विकलांग है, फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, ट्रांसजेंडर यानी तीसरा लिंग। ठीक है, समझ सकते हैं, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है तीसरा लिंग क्या है। माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, हिंदू, जो हमारे मुस्लिम भाई है, और जैन, पारसी, बुद्धिस्ट है और यहूदी है, जो भी जिनको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो मिला हुआ है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी ये फीस 250 रुपये है। और ये जो और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वो होता है जो किसी भी कैटेगरी का होना चाहिए, बशर्ते वो उसके जो फैमिली
फैमिली का एनुअल इनकम है, यानी एक साल का जो इनकम है वो लगभग 50,000, मतलब 50,000 से कम होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। तो उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 250 रुपये है, इनको उस समय जब आप CBT एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय जैसे ही अपीयर हो जाएंगे, अटेंडेंस आपका लग जाएगा, तो आपको वो 250 रुपये वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये इसलिए लेते हैं इस समय क्योंकि जब आप रेलवे बहुत सारा स्कूल आपके नाम पे लेती है, खर्चा करती है, तो उसका मतलब भाड़ा लेती है, एग्ज़ाम कराने के लिए किसी स्कूल कॉलेज को हायर करती है, रेंट पे लेती है, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने जाते नहीं हैं, तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसके लिए ये 250 रुपये उसी समय ले लेती है रेलवे। बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1, उस समय आपको रिजल्ट उसी समय उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया एग्ज़ाम के बारे में। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो आप जो नोटिफिकेशन होगा, उसी नोटिफिकेशन में CBT 1 का डेट रहेगा, जो लगभग 2 से 3 महीने के बाद ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आपके पास टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए पहले से तैयारी करके रखो, वरना आप लेट हो जाएंगे। ठीक है। और मैं थोड़ा सा मैं CBT 1 बता देता हूँ कि CBT 1 क्या है, CBT 2 क्या है, CBT 3 क्या है। जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती होने जा रहे हैं, तो CBT 1 और CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन जब फॉर्म भरते समय आपने ALP चुना हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट चुना हुआ है, तो आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट मेमोरी पावर का है और डिसीजन लेने का क्षमता कितनी है। आप ट्रेन चलाने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ अनयूजुअल हो गया, तो आपके पास कितनी क्षमता है कि आप तुरंत उसको पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए आप फैसला ले सकते हैं। तो वो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि साइकोलॉजिकल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होगा। तो ये है कहानी। तो जब आप CBT 1 एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको CBT 2 एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, और जितने पोस्ट रहेंगे उतने से जैसे मान लीजिए एक पोस्ट है तो 15 गुना यानी 15 टाइम्स कैंडिडेट CBT 2 में बुलाए जाते हैं। और CBT 1 का जो पासिंग मार्क है मिनिमम एटलीस्ट आपको अनरिजर्व वैकेंसी है, अनरिजर्व में आते हैं तो 40% कम से कम मारो, और OBC SC है तो 30% और ST है तो 25%। लेकिन इससे ज़्यादा मेरिट जाती है, लेकिन ये पासिंग मार्क है। इससे ज़्यादा आपको करना है तो फिर आप जो है CBT 2 में जाते हैं, और वो CBT 1 एक स्क्रीनिंग फॉर्म है CBT 2 में जाने के लिए। CBT 2 मेरिट ही डिसाइड करती है, CBT 2 का ही मेरिट डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और कितना पावर है। आप का वही डिसाइड करेगा उस एग्जाम आपका मेरिट है। तो आप CBT 2 में जाते हैं तो जो CBT 1 में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही CBT 2 में भी क्वेश्चंस आएंगे। उसमें 2 पार्ट होते हैं, CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में वही क्वेश्चंस रहेंगे जो CBT 1 में थे। पार्ट बी में टेक्निकल आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जो ट्रेड आपने कोर्स किया हुआ है और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये CBT 2 हो गया। CBT 2 में एक पोस्ट है तो 8 लोग सिलेक्ट होकर के साइको टेस्ट में जाएंगे। तो साइको टेस्ट क्या होता है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और उसमें जो आप साइको टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल के लिए डिवीज़न आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने RRB मुंबई से एग्ज़ाम दिया है तो RRB मुंबई में 5 डिवीज़न आते हैं। एक होता है मुंबई खुद,
और पुणे सोलापुर और आपका भुसावल नागपुर। तो इनमें से कोई भी डिवीज़न आपको मिल जाएगा। और भारतीय रेलवे में टोटल 70 डिवीज़न है और आरआरबी है 21 आरआरबी है और जोन है हमारा 19 है। ये जोन में के हेड होते हैं जीएम यानी जनरल मैनेजर, और हमारा जो डिवीज़न है उनके हेड होते हैं डीआरएम साहब। तो ये आपको डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा। अब डिवीज़न वाले आपका मेडिकल कराएंगे और मेडिकल मैंने बता दिया कि A1 पास होने चाहिए। अगर आप A1 पास नहीं है तो फिर आपको उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप मेडिकल पास हो जाते हैं और आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वही डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया था, क्योंकि अगर उसमें से नहीं रहा, कुछ कम रहा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी से आप वही बातें उसमें डालें। झूठ फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो सच आप डालेंगे तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो मैच करेंगे कि आपका नाम क्या है और आपके क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ वो आपका चेक करेंगे। अगर ओके रहेगा तो आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप आएंगे तो एक सीनियर लोको पायलट के साथ में आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। और आपको बता दें कि असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन नहीं चलाता है, ये सिर्फ लोको पायलट जो सीनियर होते हैं उनके साथ में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और जब इनका प्रमोशन यही असिस्टेंट लोको पायलट प्रमोट हो करके फिर लोको पायलट सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ALP को क्या क्या प्रमोशंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से और इस बोर्ड के माध्यम से लगभग मैंने सारी बातें क्लियर किया है। और अगर कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है या लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा है जो लोग बनना चाहते हैं, जो लोग ज़रूरी है, जिनके लिए बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है कि हाँ मैं लोको पायलट बनूँ, सरकारी नौकरी में आऊँ, तो उनको लिए शेयर करना। और एक चीज़ और बता दूँ कि निगेटिव मार्किंग जो होता है वो CBT 1 CBT 2 में होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं होता। एप्टीट्यूड टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके लिए आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान अर्जित कर लेना, क्योंकि आपको कंप्यूटर चला जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से कौन है, और आपका मेरिट उसी आधार पर बनेगी। यानी कि जब आप CBT 2 दे देते हैं, CBT 2 के जो पार्ट ए है, पार्ट ए का 70% वेटेज लेता है मेरिट, 70% मेरिट पार्ट ए वाला CBT 2 का, और 30% एटीट्यूड टेस्ट है। ये इससे आपकी मेरिट बनेगी और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो आप एक लाइक बटन दबाएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी आपको अच्छा वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ, बाय बाय।